हम बहुत अमीर ख़ानदान से थे। मैं घर की लाडली और इकलौती थी। मेरी शादी एक मिडिल क्लास के लड़के से बाबा ने करवा दी कि मेरी कदर करेगा और मेरे साथ कारोबार संभालेगा। मेरे शौहर की एक ही बहन थी जो कि शादीशुदा थी। वो शौहर के साथ रहती थी। अक्सर मुझे लगता कि रात को मेरा शौहर मेरे साथ नहीं बल्कि अपनी बहन के साथ सोता था। एक दिन मैंने कहा कि मैं अम्मी के यहाँ जा रही हूँ और मैं दूसरे दरवाजे से घर में छुप गई। शौहर जब घर आया और जब उसने अपनी बहन को उठाया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि शौहर और उसकी बहन, मैं अपने बाबा की इकलौती बेटी थी और मेरे बाबा शहर के एक बहुत बड़े कारोबारी आदमी थे। हमारा कारोबार पूरे शहर में फैला हुआ था और पैसों की कोई कमी ना थी। मुझ पर तो वही मिसाल सादिक आती थी कि मैं मुंह में सोने का चमचा लेकर पैदा हुई थी। लेकिन ये मेरी बदनसीबी थी कि कम उम्री में ही मेरी माँ का इंतकाल हो गया था और उसके बाद मुझे मेरे बाबा ने अकेले ही माँ और बाप का प्यार दिया था। मेरे बाबा ने मुझे बहुत अच्छी तालीम दिलवाई थी और कारोबार को संभालना सिखाया था ताकि उनके जाने के बाद मुझे किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। और जब मैं जवान हुई और मेरी शादी का वक्त आया तो बाबा ने कहा कि वो मेरे लिए एक ऐसे लड़के का इंतखाब करना चाहते हैं जो मेरी कदर करे और हमेशा मेरी बात माने। मैंने बाबा से कहा कि उन्हें जैसा मुनासिब लगे वो वैसा ही फैसला करें और बाबा ने मेरे लिए लड़के देखना शुरू कर दिए। एक दिन बाबा बहुत खुश अपने दफ्तर से वापस लौटे और मुझसे कहने लगे कि मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का ढूंढ लिया है। मैंने हैरत से पूछा कि बाबा, आप दफ्तर गए थे या फिर लड़के ढूंढने के लिए? तो मेरी बात सुनकर बाबा हंसते हुए कहने लगे कि मैंने अपनी बेटी के लिए एक बहुत अच्छा लड़का ढूंढ लिया है और अब मैंने उसे अपनी बेटी से मिलवाना है। बाबा की बात सुनकर मैंने कहा, ठीक है, लेकिन मैं एक ही शर्त पर शादी करूंगी कि मेरी शादी के बाद आप भी फौरन ही शादी कर लेंगे, क्योंकि मैं आपको तन्हा छोड़कर नहीं जा सकती। बाबा ने मेरी तरफ हैरत से देखा कि ये कैसी शर्त है, लेकिन मैंने बाबा से कहा कि अगर आप मुझे रुखसत करना चाहती हैं तो आपको मेरी ये शर्त पूरी करनी ही होगी। कुछ पशुपेश के बाद आखिरकार बाबा मान ही गए, क्योंकि मेरी माँ के इंतकाल के बाद वो खुद भी बिल्कुल तन्हा होकर रह गए थे। लेकिन मेरी परवरिश की खातिर उन्होंने कभी दूसरी शादी के बारे में सोचा तक नहीं था, क्योंकि वो मेरे सर पर एक सौतेली माँ को नहीं लाना चाहते थे। लेकिन अब जब मैं रुखसत हो रही थी तो उन्हें दूसरी शादी करने पर कोई एतराज़ नहीं था। बाबा ने कहा कि कल मेरे साथ दफ्तर चलना, मैं तुम्हें वहीं उस लड़के से मिलवा दूंगा और अगर तुम्हें वो लड़का पसंद आ गया तो फिर हम जल्दी जल्दी तुम्हारी शादी कर देंगे। अगले दिन मैं सुबह उठ गई और तैयार होकर बाबा के साथ दफ्तर के लिए निकल पड़ी। दफ्तर में पहुंचकर बाबा के साथ बैठे मुझे कुछ ही देर गुजरी थी कि जब एक लंबा चौड़ा खूबसूरत लड़का कमरे में दाखिल हुआ और उसने बहुत ही अदब से मुझे और बाबा को सलाम किया। बाबा ने मुझसे कहा कि आयशा बेटी, इस लड़के से मिलो, ये हमारा नया मैनेजर काशिफ है और बहुत ही जिम्मेदार लड़का है। पिछले 1 महीने में इसने हमारे कारोबार को इतनी अच्छी तरह से संभाल लिया है कि मैं हैरान हूँ। बाबा अपने नए मैनेजर काशिफ की बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे और मुझे समझ आ गई थी कि यही वो लड़का है जिसे बाबा ने मेरे लिए पसंद किया है। बाबा ने काशिफ से कहा कि मेरी बेटी आयशा को कंपनी का दौरा करवा लाओ। आयशा बेटी बहुत कम ही दफ्तर आती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब आहिस्ता आहिस्ता सारी जिम्मेदारियाँ आयशा ही संभाल ले। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही थी मैं थकावट का शिकार होता जा रहा हूँ। अब मेरे आराम करने के दिन हैं। बाबा की बात सुनकर काशिफ के चेहरे पर दिलकश मुस्कुराहट फैल गई और वो कहने लगा कि अभी तो आप जवान हैं और आप जितनी ताकत तो हम में भी नहीं। काशिफ की बात सुनकर बाबा ने एक ज़ोरदार कहकहा लगा दिया। उन दोनों को देखकर मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उन दोनों की आपस में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई हो। काशिफ के साथ जब मैं फैक्ट्री के दौरे पर निकली तो मैंने देखा कि हर कोई काशिफ से बहुत अच्छे से मिल रहा था और सब ही उसके इखलाक से मुतासिर नज़र आ रहे थे। मुझे भी काशिफ बहुत अच्छा लगा था, जिस तरह से वो सबसे तहजीब से बात कर रहा था और अपने से छोटे मुलाजिमीन से भी अदब से पेश आ रहा था। ऐसा मालूम होता था कि जैसे वो किसी आला ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हो। काशिफ के साथ आधा दिन गुजारने के बाद मैं वापस बाबा के दफ्तर में पहुंच गई।
बाबा ने कुछ ज़रूरी काम निपटाए और हम दोनों वापसी के लिए निकल पड़े। घर वापसी आते वक्त बाबा ने मुझसे पूछा कि बताओ आयशा बेटी, तुम्हें काशिफ कैसा लगा। बाबा की बात सुनकर मैं कुछ झीम गई तो वो कहने लगे कि मैं पिछले 1 महीने से पूरी तरह से काशिफ को देख रहा हूँ और मुझे इस लड़के में वो तमाम खूबियाँ नज़र आती हैं जो मेरी बेटी के शौहर में होनी चाहिए। काशिफ ना सिर्फ ये कि बहुत तमीज़ वाला बच्चा है बल्कि वो बहुत ज़्यादा मेहनती भी है। उसने बहुत कम वक्त में इतना ज़्यादा काम सीख लिया है कि मैं खुद हैरान हूँ और उसके उठने बैठने के अंदाज से तो उसके ख़ानदान का भी खुद ही पता चल जाता है। यकीनन वो किसी ऐसी माँ का बेटा है जिसने अपनी औलाद की तरबियत बहुत अच्छे से की है। बाबा की बात सुनकर मैं मुस्कुराई तो बाबा समझ गए कि मेरा जवाब हाँ में है। आने वाले कुछ ही दिनों में बाबा ने काशिफ से कहा कि वो काशिफ के घर वालों से मुलाकात करना चाहते हैं। बाबा की बात सुनकर पहले तो काशिफ परेशान हो गया कि ऐसी कौन सी बात है जिसके लिए वो उसके माँ बाप से मिलने की बात कर रहे हैं। लेकिन जब बाबा ने काशिफ को बताया कि वो मेरे और काशिफ के रिश्ते के सिलसिले में उसके माँ बाप से मुलाकात करना चाहते हैं तो काशिफ की हैरत की हद ना रही और वो कहने लगा कि मैं तो आपकी फैक्ट्री का मामूली सा मुलाजिम हूँ, मैं भला कैसे आपकी बेटी के काबिल हो सकता हूँ। काशिफ की बात सुनकर बाबा ने कहा कि वो काशिफ को दौलत के तराजू में नहीं बल्कि उसके इखलाक के तराजू में तोल रहे हैं और वो हर लिहाज से एक अच्छा लड़का है। काशिफ ने बाबा को बताया कि उसके माँ बाप का कुछ अरसा पहले ही इंतकाल हो गया था और उसकी एक छोटी बहन है जिसके साथ वो एक किराए के मकान में रहता है। काशिफ ने बाबा को ये भी बताया कि अपने माँ बाप के इंतकाल के बाद उसने बहुत बुरा वक्त देखा था। अपनी छोटी बहन के फ़र्ज़ को पूरा करने के लिए उसने अपनी छोटी बहन की शादी करवा दी थी, लेकिन उसका बेनोई एक अच्छा आदमी ना निकला और वो उसकी बहन पर जुल्म ढाने लगा तो काशिफ ने अपनी बहन को तलाक दिलवाकर दोबारा अपने साथ रख लिया। काशिफ की बात सुनकर बाबा को एहसास हुआ कि वो किस कदर मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहा है। बाबा ने कहा कि ठीक है, फिर वो काशिफ की बहन से ही उसके रिश्ते के हवाले से बात करेंगे क्योंकि शादी ब्याह के मामलात में घर की औरतों को शामिल होना बहुत ज़रूरी होता है। बाबा अगले ही दिन काशिफ के घर उसकी बहन के पास रिश्ता लेकर चले गए। काशिफ की बहन ने खुशी खुशी रिश्ता कबूल किया और देखते ही देखते हम दोनों की शादी हो गई। मेरे बाबा ने हमारी शादी इस कदर धूमधाम से की थी कि दुनिया देखती ही रह गई थी। बाबा ने शादी पर मुझे एक बंगला गिफ्ट किया जिस पर काशिफ ने काफ़ी नाराज़गी का इजहार किया था। वो चाहता था कि मैं शादी होकर उसी के किराए के घर में जाऊं, लेकिन बाबा ने कहा कि वो अपनी खुशी से अपनी बेटी को ये तोहफ़ा दे रहे हैं। बाबा की बात सुनकर काशिफ खामोश हो गया और हम दोनों 500 गज़ के इतने बड़े फर्निश्ड बंगले में शिफ्ट हो गए। काशिफ की बहन भी उसके साथ ही उस बंगले में आई थी। बाबा ने कारोबार की तमाम जिम्मेदारियां मुझे और काशिफ को सौंप दी और अब हम दोनों मिलकर कारोबार की देखभाल कर रहे थे। कारोबार का कुछ हिस्सा और जिस घर में मैं काशिफ के साथ रहती थी वो घर मैंने काशिफ के नाम कर दिया था। मैं काशिफ को हर वो खुशी देना चाहती थी जो उसे अपनी ज़िंदगी में हासिल नहीं हुई थी। काशिफ ने अपने माँ बाप के जाने के बाद जितने मुश्किल हालात देखे थे मैं अब उन्हें उतनी ही आसानियाँ देना चाहती थी। जबकि बाबा की दूसरी शादी भी मैंने जल्द करवा दी और अपने घर का सारा इंतज़ाम मैंने काशिफ की बहन के हवाले कर दिया। ज़िंदगी एक पुरसुकून डगर पर चल रही थी कि अचानक ही मेरी ज़िंदगी में एक हलचल सी पैदा हो गई और सब कुछ तबाह होकर रह गया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मुझे इतनी बड़ी क़यामत से गुजरना पड़ेगा। शादी के कुछ ही दिनों के बाद मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि काशिफ रात को कमरे में नहीं होते। न जाने क्यों शादी के बाद मुझे इतनी गहरी नींद आने लगी थी कि मेरे सोने के बाद दोबारा आँख ही न खुलती, जबकि शादी से पहले मैं रात में 2 से 3 दफ़ा उठ जाया करती थी। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मेरा एहसास था क्योंकि मैंने अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा था। इस बात का अंदाज़ा मुझे वहाँ से होता कि रात को मैं काशिफ की तरफ का बिस्तर जिस तरह से दुरुस्त करती वो सुबह भी मुझे बिल्कुल वैसा ही मिलता और ऐसा लगता कि जैसे काशिफ सोने के लिए लेटे ही ना हों। फिर मैं सोचती कि शायद ये मेरा वहम है, हो सकता है कि काशिफ उठने के बाद बिस्तर दुरुस्त कर दिया करते हों। मैं हमेशा काशिफ से पहले ही बिस्तर पर लेटकर सो जाती और काशिफ दफ्तर के कामों में मसरूफ़ रहते। वो मुझसे ज़्यादा कारोबार को तवज्जो दे रहे थे। एक रात ये जानने के लिए कि काशिफ बिस्तर पर लेटते भी हैं या नहीं, मैंने चादर के नीचे अपनी कुछ चूड़ियाँ बिछा दी और उसके ऊपर बिस्तर पर चादर डाल दी। और जब मैं सुबह उठी तो ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि बिस्तर पर चूड़ियाँ जैसी की थी तैसी की वैसी ही रहीं। और जब मैं सुबह उठी तो ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि बिस्तर पर चूड़ियाँ जैसी की थीं वैसी ही रहीं। अगर काशिफ बिस्तर पर लेटे होते तो फिर यकीनन चूड़ियों को टूट जाना चाहिए था,
क्योंकि ये कांच की नाजुक सी चूड़ियाँ थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि काशिफ अगर रात को हमारे कमरे के बिस्तर पर नहीं होते थे तो फिर आखिर वो रात को कहाँ जाते थे। और यही जानने के लिए एक शाम मैंने काशिफ की बहन से कहा कि मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ और कल लौटूंगी। मेरी बात सुनते ही काशिफ की बहन के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट फैल गई, जैसे उसे मेरे जाने का सुनकर खुशी महसूस हुई हो। मैंने काशिफ को भी फ़ोन करके अपने जाने का बता दिया और उस वक्त मुझे मज़ीद हैरत इस बात की हुई कि जब काशिफ ने एक दफ़ा भी मुझसे ये नहीं पूछा कि मैं वापस कब आऊँगी। काशिफ की बहन मुझे छोड़ते तक दरवाजे पर आई तो मैंने उसे अल्लाह हाफिज़ कहा और उसके अंदर जाने के बाद खुद पिछले दरवाजे से घर में दाखिल होकर अंदर ही छुप गई। मुझे किसी भी तरह ये पता लगाना था कि काशिफ रात को कहाँ जाते हैं और थोड़ी देर के बाद ही ये देखकर मेरी जान निकल गई कि काशिफ दफ्तर से लौटे और तेज़ी से अपनी बहन के कमरे में चले गए। मैं भी उनके पीछे दबे पाँव उनकी बहन के कमरे के दरवाजे तक चली गई। काशिफ ने दरवाज़ा पूरी तरह से बंद नहीं किया क्योंकि उनके हिसाब से घर पर उस वक्त उन दोनों के अलावा कोई मौजूद नहीं था। मैं खुले हुए दरवाजे की झुर्री में से कमरे के अंदर का मंजर देखने लगी तो ये देखकर मेरी जान निकल गई कि काशिफ ने अपनी बहन को उठाया और उसे अपने बराबर में बिठा लिया और उसके हाथ चूमने लगे। वो अपनी बहन बतूल से कह रहे थे कि बहुत ही अरसे बाद हम दोनों को साथ में सुकून का वक्त मुयस्सर आने वाला है, वरना आयशा तो हमेशा हमारे सर पर सवार रहती है। आज हम दोनों सुकून से एक दूसरे को वक्त देंगे और हमारे बीच में कोई तीसरा नहीं होगा। उसकी बहन बतूल मुस्कुराकर कहने लगी कि हर रात तो आप मेरे कमरे में आते हैं, आप आयशा को वक्त देते ही कब हैं। बतूल की बात सुनकर काशिफ ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और कहने लगा कि मेरी ज़िंदगी तो तुम हो, आयशा के साथ तो मैं महज वक्त गुजार रहा हूँ। जिस दिन आयशा ने अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर दी, मैं खुद उसे इस घर से धक्के देकर निकाल दूंगा। काशिफ के लफ्ज़ों से तो मेरे दिल में खंजर घोंप दिया। वो मेरी सादगी का मजाक उड़ाते कह कह लगा रहा था। थोड़ी ही देर में वो दोनों एक दूसरे से प्यार मोहब्बत की बातें करते हुए अपने रिश्ते की सारी हदें पार करने लगे और उन दोनों बहन भाई ने अपने रिश्तों को लम्हों में पामाल कर दिया। मुझे लगा था कि जैसे किसी ने मेरे पैरों तले से ज़मीन निकाल दी हो। कुछ लम्हे के लिए तो मुझे अपनी बसारत पर शुबा होने लगा था। ऐसा लगता था जैसे दुनिया धुंधला गई है और किसी ने मेरे कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दिया हो। अचानक ही मुझे चक्कर सा आ गया और मैंने लड़खड़ा कर दरवाजे का सहारा लिया तो दरवाज़ा पूरी तरह से खुल गया और उन दोनों की नज़र मुझ पर पड़ी तो वो दोनों भी सकते में आ गए। अब जबकि वो दोनों मुझे देख ही चुके थे तो मैंने अंदर दाखिल होकर सीधे सीधे काशिफ का गिरेबान पकड़ लिया और कहा कि ये सब क्या है? ये तुम्हारी बहन है और तुम अपनी बहन के साथ इस तरह की घटिया हरकतें करते हो, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं है? मैं और मेरे बाबा तो तुम्हें एक शरीफ इंसान समझते थे, लेकिन तुम जितना गिरा हुआ शख्स मैंने पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुमने मुझसे मेरी जायदाद के लिए शादी की है। काशिफ ने मुझसे अपना गिरेबान छुड़ाया और मेरे मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया और कहने लगा कि ये मेरी बहन नहीं है, इसलिए तुम अपनी बकवास बंद करो। काशिफ के तो इस जुमले ने मुझे हलाक कर रख दिया। वो ये कह रहा था कि इसने यही तो कहा था कि वो उसकी छोटी बहन है जिसका शौहर बहुत ख़राब था। काशिफ कहने लगे कि तुम और तुम्हारे पागल बाप को झेलते झेलते मैं तंग आ चुका हूँ। तुम दोनों का तो दिमाग ख़राब है। तुम दोनों ही बाप बेटी इंसान को मशीन समझते हो। तुम्हारे बाप ने भी मुझे कारोबार में ऐसा उलझा कर रख दिया है कि मुझे 2 लम्हे सुकून का सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती, और तुम सारा वक्त घर पर मेरे पीछे पीछे ऐसे घूमती हो जैसे मैं कोई छोटा बच्चा हूँ। काशिफ, जो कि अब तक मेरी मोहब्बत का कलमा पढ़ता था, उसके मुंह से अपने लिए ऐसी बात सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। काशिफ कहने लगा कि वो एक नेक और ईमानदार शख्स था जो अपनी ईमानदारी से पूरी तरह मेहनत से काम करता था, लेकिन उसे कभी भी उसके काम की इतनी उजरत ना मिली जितनी वो मेहनत करता था। बल्कि वो मुझसे कहने लगा कि तुम्हारे बाप ने तो मुझे फैक्ट्री में मैनेजर के साथ साथ चपरासी भी समझ रखा था। छोटे से छोटा हो या बड़े से बड़ा काम मेरी ही जिम्मेदारी लगा दी थी और मुझे पागल बना दिया था। फैक्ट्री में ही मुझे कुछ वर्कर्स से मुझे इल्म हुआ कि वो तुम्हारे लिए एक शरीफ और नेक लड़का ढूंढ रहे हैं, लेकिन उस वक्त तक भी कभी मेरे दिल में तुमसे शादी करने का कोई ख्याल नहीं आया था। लेकिन जब एक दिन वो तुम्हें फैक्ट्री का दौरा करवाने के लिए ले आए और उन्होंने खुसूसी तौर पर तुम्हें मेरे साथ फैक्ट्री के दौरे के लिए भेजा, तो मुझे कुछ अंदाज़ा हुआ कि वो तुम्हारे लिए मुझे पसंद करने लगे हैं। और जब घर जाकर मैंने ये बात बतूल को बताई तो बतूल ने कहा कि उसे इस रिश्ते पर कोई एतराज़ ना होगा। हम दोनों अपनी शादी के बाद बहुत मुश्किल हालात में गुजारा कर रहे थे और छोटी छोटी खुशियों को तरसते थे
इसीलिए बतूल ने यह मंसूबा बनाया कि मैं तुमसे शादी कर लूँ और हर रात तुम्हें नींद की दवा देकर खुद बतूल के साथ ही ज़िंदगी गुजारूँ। तुमसे शादी करने से हमारे जितने भी माशी मसाइल थे वो सब हल हो सकते थे। बतूल को हमेशा से ही बड़े घर का ख्वाब था और तुमसे शादी करते ही उसका ये ख्वाब पूरा हो जाना था। मुझे तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी कि मैं बतूल से मोहब्बत करता था, लेकिन मैंने बतूल की खातिर तुमसे शादी की थी। जिसे तुम मेरी बहन समझ रही हो, दरअसल वो मेरी बीवी है और मैंने अपनी बीवी को हर खुशी देने के लिए तुमसे शादी का फ़ैसला किया। काशिफ की बातों ने तो मेरे सर पर आसमान गिरा दिया। मैं जो उन दोनों को बहन भाई समझ रही थी, दरअसल वो दोनों बहन भाई थे ही नहीं, बल्कि मियाँ बीवी थे और मैं उन दोनों के बीच में तीसरी बन गई थी। मेरी आंखों से आंसू टपक रहे थे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मुझ जैसी सीधी सादी लड़की के साथ इतना बड़ा धोखा हो सकता है। काशिफ ने मेरे बाप को और मुझे धोखा दिया, जो कि नाकाबिले माफ़ी था। उसने जानते बूझते हुए मुझसे शादी की थी। मैंने गुस्से में काशिफ से कहा कि अपनी इस बीवी को लेकर अभी और इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। काशिफ मुझसे कह रहा था कि तुम जिस घर में खड़ी हो, अब ये घर मेरा है, इसलिए यहाँ से मैं नहीं बल्कि तुम जाओगी। काशिफ की बात पर मुझे होश आया था कि मैं तो अपनी जायदाद का एक हिस्सा और ये घर उसके नाम कर चुकी थी, लेकिन मैं एक पढ़ी लिखी औरत थी और मुझे कानून की बहुत अच्छे से समझ थी। इसलिए मैंने उससे कहा कि मैं तो अपने वकील को फ़ोन कर चुकी हूँ और उसने अब तक तुम्हारे खिलाफ़ धोखाधड़ी का मुकदमा भी दर्ज कर दिया होगा, क्योंकि तुमने धोखे से मुझसे शादी की थी और मैं कानूनी कार्रवाई करके तुमसे घर और अपनी जायदाद वापस लूँगी और झूठ बोलकर धोखाधड़ी करके दूसरी शादी करने पर तुम्हें जेल में डलवा दूँगी। मेरी बात सुनते ही काशिफ की पहली बीवी बतूल के चेहरे का रंग उतर गया और वो खौफसदा हो गई और काशिफ से कहने लगी कि हम कोर्ट कचहरियों के चक्कर में नहीं पड़ सकते और ना ही हम पुलिस के झंझट पाल सकते हैं। आयशा तो पैसे वाली औरत है, ये झूठा मुकदमा भी करेगी तो जीत जाएगी और अब तो उसका मुकदमा भी सच्चा है। फैक्ट्री के सारे मुलाजमीन भी उसके हक में गवाही देंगे और हम दोनों जेल की सलाखों में पीछे होंगे। काशिफ के चेहरे का भी रंग उड़ गया था और वो जानता था कि जो मैं कह रही हूँ वो बिल्कुल ठीक है। फैक्ट्री के जितने भी लोग शादी में शरीक हुए थे, उसने सबके सामने ही बतूल को अपनी बहन जाहिर किया था और वो जानता था कि अगर ये बात कोर्ट तक गई तो सभी लोग उसके खिलाफ गवाही देंगे। काशिफ अचानक ही मेरे आगे हाथ जोड़कर मुझसे माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा कि अपने वकील से कहो कि ये मुकदमा ख़त्म कर दे। उसने कहा कि वो ये घर वापस मेरे नाम मुंतकिल कर देगा और मेरी जायदाद भी मुझे लौटा देगा, लेकिन मैं उसे कोर्ट कचहरी में ना लेके जाऊँ। मैंने उसे कहा कि अगले 10 मिनट के अंदर अपनी बीवी को पकड़कर इस घर से दफ़ा हो जाओ और कल ही मेरा वकील तुम्हारे पास तलाक के कागजात लाएगा और साथ ही घर के कागजात भी लेकर आएगा। उस पर दस्तखत करके घर और मेरी जायदाद वापस मेरे नाम कर देना। दूसरी सूरत में FIR तो दर्ज हो ही चुकी है। काशिफ सर झुकाए बतूल का हाथ थाम कर उसके घर से चला गया। मैं इतने बड़े घर में अकेली रह गई। मेरे बाबा को ज़िंदगी में कभी ऐसा धोखा नहीं मिला था जैसा धोखा काशिफ ने दिया था। बाबा उसकी सादगी और ईमानदारी से मुतासिर हो गए थे, जबकि वो दौलत के लालच में आ गया था। ना ही मैंने किसी वकील को फ़ोन किया था और ना ही काशिफ के ख़िलाफ़ कहीं कोई मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन काशिफ को अपनी ज़िंदगी और उसके घर से निकालने के लिए मेरे पास यही वाहिद तरीक़ा था कि मैं उसे कानून के नाम पर खौफज़दा कर दूँ। मुझे मालूम था कि हर वो शख्स जिसके पास पैसा ना हो या फिर वसाइल की कमी हो, वो कानूनी कार्रवाइयों से खौफ खाता है। मेरा निशाना भी बिल्कुल सही जगह लगा था और काशिफ भी पुलिस से खौफज़दा होकर ख़ुद ही यहाँ से दफ़ा हो गया था। काशिफ के साथ मैंने अपनी ज़िंदगी के 4 महीने गुजारे थे और इन 4 महीनों में उसने हर दिन मुझे धोखा दिया था। इस बड़े से घर को ताला लगाकर मैं वापस अपने बाबा के घर चली गई, जहाँ मेरे बाबा अब मेरी सुतीली माँ के साथ रहते थे। मेरी सुतीली माँ ने सारी बात सुनकर मुझे अपने गले से लगा लिया और कहने लगी कि सारी ज़िंदगी तुम माँ की जिस मोहब्बत के लिए तरसी हो, अब मैं तुम्हें इस मोहब्बत की कमी नहीं महसूस होने दूँगी। आने वाले कुछ ही दिनों में मैं पूरी तरह काशिफ को भूल गई थी, क्योंकि उसके और मेरे रिश्ते में याद रखने लायक कुछ था भी नहीं। मेरे वकील ने काशिफ से तलाक के कागजात पर दस्तखत भी करवा दिए थे और मेरी जायदाद भी वापस ले ली थी। काशिफ एक दफ़ा फिर करीबी के उसी दौर में पहुंच गया था जहां पर वो मुझसे शादी से पहले था, लेकिन उस वक्त उसकी एक अच्छी नौकरी थी और अब वो इतना बदनाम हो गया था कि उसे किसी ने दोबारा नौकरी पर भी नहीं रखा। वो पूरे के लालच में आधे से भी चला गया था। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।